बेहतर देखना चाहते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडलर जितने भी हैं वहां पर उन्हें कैसे और बेहतर बनाया जा सके ताकि अवाम की आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जा सके। तो ये सिलसिला जनाब, मुझे आज भी उम्मीद है कि आपका फीडबैक लगातार हमें मिलेगा और हम लगातार आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहते हैं और जो फीडबैक आप हमें देते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोग्रामों को तरतीब करते हैं, तहरीर करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के सफ़र में सबसे पहले आज हिस्ट्री ऑफ द डे से आपको शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की आज के, और आपको बताएंगे कि 5 तारीख को माजी में यानी 5 जनवरी को माजी में क्या क्या वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में से कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें रहमत कलीम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रहमत नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत। सलाम जगह देखने वाले तमाम नाजरीन को रहमत कलीम का आदाब पहुँचे। आज की तारीख़ में क्या कुछ ख़ास रहा? वैसे ख़ास तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो तारीख़ का हिस्सा है, उन बाज़ाब्ता तौर पर उस पर एक नज़र रखेंगे ताकि आपके इल्म में आ जाए कि आज ही के दिन दुनिया में और मुल्क की सतह पर क्या कुछ बड़े वाक़यात हुए थे, बड़ा हादसा हुआ था या बड़ी चीज़ें पेश आई थी। तो आपको बता दें कि आज ही का दिन था, 1666 का साल है जिसमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की विलादत हुई थी। 1671 का साल 5 जनवरी में शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह से सलहर का कब्जा वापस ले लिया था। वो जंग हुई थी और सलहर का कब्जा उन्होंने वापस ले लिया था। 1970 के साल में 5 जनवरी को चीन के यूनन में ज़लज़ला आया था जिसमें 15,000 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। 2006 के साल में 5 जनवरी में भारत और नेपाल के माबैन ट्रांजिट मुआहदे में 3 माह की तौसी हुई थी। ये बड़ा और अहम तारीखी फैसला हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान हुआ था। साल 2009 5 जनवरी यानी कि आज ही की तारीख थी। 2009 में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का हल्फ लिया था। 1941 में आज ही के दिन साबिक क्रिकेटर इंडियन टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की भोपाल में विलादत हुई। 1955 में आज ही के दिन मगरबी बंगाल की मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की विलादत कोलकाता में हुई। और 1934 में बीजेपी के सीनियर रहनुमा मुरली मनोहर जोशी की विलादत आज ही के दिन बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का हिस्सा दर्ज है। आज ही की तारीख थी 2009 में। चले इतिहास के पन्नों से तारीख के सफ़हात से कुछ अहम वाक़यात की तरफ हमने इशारा कर दिया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर वो घड़ी आ चुकी है जहां से हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और ख़बरों में सबसे पहले हम आमतौर से फोकस देते हैं, तरजीह देते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबर, अहम खबरों को, जिससे आपका सीधा सरोकार है, जिससे इंतज़ामिया का सरोकार है और जिसके ज़रूरियात या जिसके लवाजमात इन तमाम का एक दूसरे से यानी सरकार, इंतज़ामिया और अवाम से जुड़ाव हो, रब्त हो, रिश्ता हो, उन तमाम खबरों को आपके सामने रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहली और बड़ी खबर राजौरी से। राजौरी की सूरत हाल को लेकर जो खबर मिल रही है, ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गिरदोनवाह में राजौरी के सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। देर रात तक तलाशी कार्रवाई चलती रही और उसकी तस्वीरें हमने आपको गुलिस्तान न्यूज पर दिखाया है। गुलिस्तान न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ ट्विटर, फेसबुक पर आपने वक्फे से इस तरह की वीडियो और खबरें रात भर देखी होंगी। लेकिन इस बीच रात में एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिस वीडियो के वायरल होने पर तरह तरह के कयास लगाए गए और हर लोग हर जबान से अलग अलग अंदाज से लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब पुलिस का भी उस वीडियो वायरल पर बयान आ गया है और पुलिस ने उसे अफवाह करार देते हुए कहा है कि वो मिलिटेंट नहीं है बल्कि कुछ और है और कुछ और की तफसीलात बताएंगे इशफाक गौहर। लेकिन यह है कि वायरल वीडियो पर पुलिस का बयान सामने आ गया है। अच्छा जी, कल एक वीडियो सामने आया था, जरा उस वीडियो को भी चलाइएगा और कल रात जो सिक्योरिटी कवर वहां पर चल रहा है उसको भी जरा वीडियो दिखाइएगा जल्दी से जी। रात से ये वो वीडियो था जी कल जो सोशल मीडिया पर आया, बाद में हमने चैनल पर भी इस पर चलाया और काफी बात हमने करने की कोशिश की, जिसमें 2 नौजवान गाड़ी के अंदर सवार हैं और एक स्कूटर को वो चेज कर रहे हैं, जिसमें उनका ये मानना है कि स्कूटर सवार जो है वो मिलिटेंट है और उनके हाथ में हथियार है। और जब ये खबर सामने आई उसके आनन फानन में इन ही नौजवानों ने खुद पुलिस को मुताला किया और पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और नौजवानों ने अपनी बाइक को वहां पर छोड़कर वहां से फरार हुए। लेकिन ऑपरेशन वहां रुका नहीं, उसके बाद ऑपरेशन तकरीबन
12-1 बजे तक पूरी रात वहां चलता रहा और इस बीच 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पुलिस का वजाहती बयान सामने आया और उस बयान के अंदर मोटरसाइकिल पर सवार नौजवानों के हवाले से तफसीलात फराहम की गई। कहा गया कि नौशहरा के अंदर जहां तालका एरिया है जी, वहां पर कल नौजवान जो स्कूटर पर सवार थे उन्हें रोकने के लिए कहा गया, एक नाके पर वो रुके नहीं, वहां से चले गए और उसके बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया और शाम होते होते उन नौजवानों को जो है दूसरे इलाके में देखा गया, जिसके बाद जो आदमी गाड़ी में सवार थे उन्होंने इस बात का दावा पेश किया कि जो स्कूटर सवार थे उनके पास हथियार है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने पुलिस को मुताला किया और पुलिस ने बाद में यह कहा कि जनाब उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो मंशियात से वाले लड़के हो या कुछ और हो, इस पर तहकीकात जो है वो चल रही है। ताहम हालात पुरअमन है और किसी तरीके से भी अफवाहों पर ध्यान ना दे, पुलिस की तरफ से ये बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। अब दो चीज़ें काफ़ी क्लियर है, एक ये कि रजौरी इंसिडेंट के बाद, डोंगरी इंसिडेंट के बाद नौजवान बुजुर्ग वहां काफी अलर्ट है और हर एक मुश्तबे अफराद को जो ही देखते हैं तो तुरंत के तुरंत पुलिस को भी इत्तला किया जाता है और खुद भी चेज करने की कोशिश की जा रही है, जो हमने कल देखा है। एक तरफ से ये पूरा पहलू जो है ये इसके मस्बत नताइज निकल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इसके मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। कल जिस तरीके से गाड़ी से चेज किया गया, स्कूटर को चेज किया गया और यह कहा गया कि मिलिटेंट के हाथ में हथियार है, अगर खुदा ना खास्ता अगर वाकई तौर पर स्कूटर पर जो सवार लड़के थे, 2 या 3 लड़के थे, अगर उनके हाथ में हथियार था और उन्होंने वापस फायर किया होता गाड़ी पर, तो शायद एक और सिविलियन की जान चली जाती। कोशिश ये कीजिएगा बजाय चेज करने के, क्योंकि आप खाली हाथ होते हैं, आपके हाथ में हथियार नहीं है, वहां दूसरे के हाथ में चाहे वो मंशियात वाला है या मिलिटेंट है, उनके हाथ में हथियार हो सकता है। तो बजाय ये कि आप उसको चेज करें, फॉलो करते रहे उसको, लेकिन दूरी से करते रहे, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करते रहे और आज खुद कोई इस तरीके की कार्रवाई ना करें जिससे आपकी जान को भी खतरा बन पाए। ये एक बड़ा सवाल आज के दिन में है। लेकिन बड़ी बात ये कि पुलिस का बयान आ चुका है, लेकिन रात भर सिक्योरिटी कवर जो है वो बढ़ चुका है पूरे पुंछ के इलाके के अंदर, रजौरी के इलाके के अंदर, स्पेशली जो माइनॉरिटीज वाले इलाके हैं वहां पर रात का गश्त भी बढ़ा दिया गया है। सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, क्योंकि कल रात से लगातार वो इस पूरी खबर को फॉलो कर रहे थे और पुलिस का स्टेटमेंट आने तक उन्होंने इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाया। इस वक्त क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? जमशेद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कल तकरीबन 9:20-22 पर यह वीडियो सामने आया, जिसके बाद हमने भी इसको ऑन एयर किया जी, सिर्फ इसलिए ताकि अवाम बाखबर रहे और इस तरीके का जो माहौल बन रहा है उससे उन्हें हर तरह से वाकफियत मिले। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या कुछ है आपके पास? 2 चीज़ें सामने आ रही है, एक ये कि सिक्योरिटी का गश्त बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इन इलाकों के अंदर और स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ वाले इलाके, एक तो इस पर भी अपडेट दीजिएगा, और दूसरा ये कि जो पुलिस का मानना है कि ये मिलिटेंट नहीं थे और जो शख्स वीडियो शूट कर रहा था वो ये लगातार बता रहा है कि जनाब इनके पास हथियार था। तो अब अंदर की कहानी है क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है? गौर, बिल्कुल जिस तरह देर रात को ये वीडियो एक वायरल होता है जिसमें 2 सामने आते हैं, एक सामने भी आ रहा है, एक की आवाज सुनाई देती है जो मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को मिलिटेंट बोलकर उनका पीछा करने लगता है और उसके बाद वो लोग अपना मोटरसाइकिल छोड़कर सड़क पर फरार हो जाते हैं। उसके बाद काफी दहशत एक बार फिर दोबारा देखने को मिली, मगर थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया कि ये लोग मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट नहीं है, मगर नाका तोड़कर फरार जरूर हुए। इन इलाकों में गौर इससे ज्यादा देखा गया है कि ड्रग्स माफिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, ड्रग्स माफिया भी हो सकते थे, मगर इस तरह जिस तरह ये वीडियो वायरल है उसके बाद काफी बड़ा दहशत लोगों के अंदर देखने को मिली और उसके बाद पूरे इलाके की जहाँ तक बात करें तो पूरे इलाके को मार्चे में ले लिया था और सर्च ऑपरेशन किया गया बड़े पैमाने। सर्च ऑपरेशन के बाद देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चला, मगर आखिरी इत्तला जो हमारे पास अभी तक पहुंची है कि जो फरार हुए थे नौजवान, इनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। वही दूसरी तरफ जो 1 जनवरी को राजौरी के अंदर एक साना पेश आता है, उसके बाद सिक्योरिटी पहले ही
राजौरी के अंदर बढ़ा दी गई है, चाहे वो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, या उन इलाकों में जहाँ अकलियती तबके के लोगों की तादाद है उन इलाकों में सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी गई है। और इसी सिक्योरिटी का कारण था कि देर रात को जब ये मोटरसाइकिल पर नौजवान जा रहे थे जो वहां से नाका तोड़कर भागे, उसके बाद पूरे इलाके को बातरे में ले लिया, मगर अभी तक उन नौजवानों को कोई सुराग नहीं मिल पाया। मगर जो लोग भागे हैं इनके बारे में ये भी नहीं कहा गया कि कौन थे, मगर जो हमारे जराए बता रहे हैं कि वो ड्रग्स माफिया हो सकते हैं जो पुलिस को देखकर इन लोगों को देखकर भाग गए थे। अच्छा जी जमशेद, ये बताइए ये जो बाइक है इसके मालिक का कोई अता पता लगा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये बाइक जो है बिना नंबर के जा रही थी क्या, और ये क्या वही बाइक है जो पुलिस नाका तोड़कर जा रही थी? और ये वही बाइक है जो पुलिस नाका तोड़कर भाग गई थी, मगर अभी तक इसकी मालिक का कोई अता पता नहीं चल पाया। उसकी बड़ी वजह कि इस नंबर पर, इस मोटरसाइकिल पे कोई नंबर नहीं है और न मोटरसाइकिल काफी पुरानी भी है और मॉडिफाइड टाइप लग रही है मोटरसाइकिल, इस वजह से अभी इसके मालिक का कोई पता नहीं चल पाया। मगर आज इसमें जरूर इसमें कोई ना कोई अपडेट पुलिस को मिलेगी, क्योंकि पुलिस रात भर इस पर काम करती रहेगी। मगर आज इस पर उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसमें पुलिस को जरूर कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी कि कौन थे ये नौजवान जो गाड़ी छोड़कर भागे। हालांकि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह इस गाड़ी वाले की तरफ से आवाजें दी जा रही है मिलिटेंट है मिलिटेंट है मिलिटेंट है, ये भी मान के चल सकते हैं कि डर की वजह से भी लोग अपना बाइक छोड़ के भाग गए हो, क्योंकि हालात इस वक्त राजौरी के अंदर। अच्छा जी ये बताइए, जिस शख्स ने ये वीडियो अपलोड किया और पुलिस तक पहुंचाया है, इसके बारे में कोई इत्तलात है कि ये है कौन, क्या इसकी शिनाख्त हो पाई है, क्या ये मकामी है उस एरिया का? बिल्कुल, और ये मकामी लड़का है कोटन का निशारा का ही, और ये एक सहाफी है। इसकी शिनाख्त रात को ये हो गई थी। इसके साथ एक दूसरा शख्स जो था वो डींग इलाका है निशारा का, उसका सरपंच है जो सामने आया जब जिसकी आवाज सुनाई दे रही है। रात को मैंने एसएसपी से उसी वक्त बात की तो उनकी तरफ से इसकी आवाज को पहचान के बाद पूरी तरह वाज़ेह कर दिया गया था कि एक सहाफी है निशारा का जिसने वीडियो अपलोड की थी। मगर उसके बाद उसने ये भी खबर सामने आई थी कि उसके बाद उसने वीडियो को डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि पुलिस के बयान के बाद उसने वीडियो को डिलीट किया था। मगर पुलिस की तरफ से उस वक्त फौरी कार्रवाई इस पर देखने को मिली थी और पुलिस की तरफ से पूरी रात इस इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी है काफी इलाके में, पूरा इलाका नदी का है, उसमें कई चीजें मान के चल सकते हैं। ये भी मान बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि इलाके के अंदर गश्त बढ़ा दिया गया है। रात देर गई कि इंसिडेंट के बाद भी सिक्योरिटी काफी अलर्ट पर है। बहरहाल शहरी हिलाकतों के खिलाफ पुंछ, मंडी, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ और जम्मू के अंदर कल भी हमने एहतजाजी मुजाहरे देखे हैं और तरह तरह के नारेबाजी भी हमने कल इस पूरे मामले पर सुन ली है। बात पुंछ राजौरी की हो रही है तो आपको जरा एक और खबर से बाखबर करें, और खबर विलेज डिफेंस कमेटियों की है या विलेज डिफेंस गार्ड जिन्हें अब नया नाम दिया गया है। बहरहाल विलेज डिफेंस कमेटियों के हवाले से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि हुकूमती ज़रा जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं वो ये है कि मजीद VDCs के क़याम के हवाले से राह को हमवार किया जा रहा है और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए भी कुछ नए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब अभी तक हम देख रहे थे कि विलेज डिफेंस गार्ड या विलेज डिफेंस कमेटियों के पास 303 राइफल्स, 303 राइफल्स जिसे हम कह रहे हैं पुरानी पुलिस की राइफलें हुआ करती थी, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा। या तो SRR राइफल्स दी जाएंगी या इंसास राइफल्स उन्हें दी जाएंगी। SLR वो राइफल है जो अभी तक हमारी फोर्सेस के पास हुआ करती थी और उसे रिप्लेस किया गया इंसास के साथ अब। लेकिन अब यह फैसला हुकूमती सतह पर लिया जा रहा है क्या इंसास दिया जाए या SLR दिया जाए, और उसमें भी ये है कि उसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो जी साबिक फौजियों को दी जाएंगी जो ऑलरेडी ट्रेन है, ताकि उनके पास हथियार महफूज भी रह सके, साफ भी रह सके और वो उसका सही इस्तेमाल भी जो है वो कर सके। तो फिलहाल बड़ा फैसला जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो मुतवक्का है और इस सूरत हाल को देखते हुए फिलहाल मजीद 18 कंपनियां CRPF की जो है वो तैनात कर दी गई हैं राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर। नए पिकेट्स यानी नए बंकर्स
सिक्योरिटी बंकर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है, रात की पेट्रोलिंग जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर बढ़ाने का फैसला जो है वो ले लिया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी वजारत दाखिला ने इस बात पर हामी भर ली है कि माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन इन दो अजला के अंदर, पुंछ और रजौरी के अंदर करने के हवाले से जो सिफारिशात अवाम की तरफ से सामने आ रही है वो ये है कि विलेज डिफेंस गार्ड या विलेज डिफेंस कमेटियों को मुतहरिक फाल बनाया जाए। इस सिलसिले में हतमी फैसला जो है वो चंद आने वाले दिनों में लिया जाएगा और ताहम यह फैसला साफ हो गया है कि 12 बोर या 303 राइफल्स जो आज तक दी जा रही थी उन्हें अब नहीं दिया जाएगा, बल्कि जदीद खुदकार हथियारों से लैस किया जा सकता है वीडीसीज को। इस हवाले से हतमी फैसला आने वाले चंद दिनों में होगा, क्योंकि खबर यह है कि दिल्ली के अंदर भी अहम तरीन इजलास जो है वो आने वाले दिनों में होगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वीडीसीज को दोबारा से इन दोनों अजला के अंदर देखा जा सकता है एक्टिवली ग्राउंड जीरो पर। बात वीडीसीज यानी विलेज डिफेंस कमेटीज की हो रही है, तो इसके साथ साथ ही एक और खबर भी जुड़ी हुई है कि विलेज डिफेंस कमेटियां या विलेज डिफेंस गार्ड जो है इनके अंदर जो लोग काम कर रहे थे सन 95, 96, 97 के दौरान, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटाया है कि उनके बुनियादी हकूक को सलब किया जा रहा है। वीडीसीज का मामला अब अदालत पहुंच चुका है और अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया है ताकि वो अपना बयान हल्फी दायर करके उस दावे की दलील पेश करे या उस दावे को मुस्तरद करे जो दावा वीडीजीज की तरफ से, विलेज डिफेंस गार्ड्स की तरफ से किया गया है। अदालत के सामने जस्टिस संजीव कुमार साहब ने एक ऑर्डर पास किया है और उनके सामने एक पिटीशन था जो विलेज डिफेंस ग्रुप की तरफ से सामने रखा गया था। मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं उनके सरबराहों की तरफ से सामने रखा गया था और उनकी दरख्वास्त हुकूमत के अदालत के सामने ये थी कि नामसाइद हालात सन 1995-96 के दौरान उनकी अपॉइंटमेंट्स कराई गई हैं और उनकी अपॉइंटमेंट जो करवाई गई उस वक्त उन्हें ये साफ कर दिया गया था कि उनका माहाना मुशायरा जो है, माहाना ऑनरेरियम जो होगा वो जनाब 18,000 रुपया होगा। लेकिन हुकूमत अब इस नॉमेनक्लेचर को तब्दील कर रही है, वीडीजीज के अंदर तब्दीलियां ला रही है और 18,000 के बदले 4500 देने का फैसला लिया जा रहा है। और जब ये पूरी डिटेल उनकी तरफ से सामने रखी गई उसके बाद ही जस्टिस संजीव कुमार साहब ने ये फैसला मजीद आगे बढ़ाते, ये केस जो है मजीद आगे बढ़ाने का फैसला लिया और हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया कि वो विलेज डिफेंस ग्रुप के ऑनरेरियम, विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए जो नई स्कीम 2022 में मुतारिफ कराई गई, विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम 2022, उस पर भी फिलहाल स्टे करने का फैसला जो है वो ले लिया है। यानी एक जो ये स्कीम विलेज डिफेंस ग्रुप की सन 2022 में दाखिला वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुश्तरका सलाह मशवरे के बाद जारी कर दी गई थी, एक तो उस पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है, दूसरा 4 हफ्तों का वक्त दे दिया गया है हुकूमत को कि वो इस पूरे मामले पर अपना वजाहत जो है वो हुकूमत के सामने रखे। पेटिशनर्स लगातार हुकूमत के सामने ये मुतालबा और उन्होंने अदालत के सामने भी ये मुतालबा रखा है कि सन 1995 के ऑर्डर नंबर 293 जो 30/9/1995 को जारी किया गया था उसको कंटिन्यू रखा जाए और जो ग्रुप 4 या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बातें आ रही है उससे तफावत पैदा होगी और शायद काम काज में भी ज्यादा बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल एक तरफ से विलेज डिफेंस कमेटियों को फाल मुतहरिक बनाने की बातें, जदीद असला देने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ से विलेज डिफेंस गार्ड का मामला जो है वो पहुंचा है अदालत और अदालत के अंदर जस्टिस संजीव कुमार साहब ने स्टे कर दिया है नई पॉलिसी, जो वीडीसी की नई पॉलिसी साल 2022 के अंदर रखी गई थी 14 अगस्त को, जिसको सामने रखा गया था, उस पर पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दे दिया है कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखे, क्योंकि डिटेल डिस्कशन के बाद ही जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया है।
तो VTCs के इस मामले से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की, यानी वजारत दाखिला से एक और बड़ा फैसला हुआ है। और एक बड़े फैसले में सीधे तौर पर कश्मीर का एक नौजवान जो कश्मीर के खिलाफ मिशन पर 2 दहाइयों से काम कर रहा था, उस पर नकेल कसने की कोशिश की गई है और ये कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल वजारत दाखिला की जानिब से एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इसमें एक और कश्मीरी नौजवान दहशतगर्द के तौर पर शामिल कर लिए गए हैं। उस फहरिस्त में एक और कश्मीरी नौजवान को दहशतगर्द के तौर पर शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से वजारत दाखिला की इस लिस्ट में, जिसमें 49वें नंबर पर यह नौजवान जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, जो फिलहाल अफगानिस्तान में है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से ये वांटेड था, मतलूब था, चूंकि इसके खिलाफ कश्मीर में मिलिटेंसी और दहशत को बढ़ावा देने और उसकी पुष्टपनाही करने का इल्जाम 1-2 नहीं बल्कि कईयों हैं। और 2 दहाई से यानी करीब 20 साल से ये वांटेड था, इसकी तलाश थी और हिंदुस्तान ने इसको काउंटर करने की या इसको लाने की हर मुमकिन कोशिश की है या फिर इसको कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश फिलहाल उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी जिस हद तक होनी चाहिए थी। यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री ने अब नया ऑर्डर पास किया है और वो जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अब एजाज अहमद अहंगर इलियास अबू उस्मान अल कश्मीरी, ये पूरा नाम है, ये फिलहाल अफगानिस्तान में है और ये 49वें नंबर पर है उस फहरिस्त में, जिसमें दहशतगर्दों के नाम शामिल होते हैं हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री की लिस्ट में। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिनके नामों को इंदराज किया जा रहा है वो 49 आ गया और 49th नाम जो है, 49वां नाम जो है वो एजाज अहमद अहंगर, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से बताया जा रहा है। इलियास उनका अबू उस्मान अल कश्मीरी है। ये अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं और अफगानिस्तान की ISIS के साथ लगातार राब्ते में है, इस्लामिक स्टेट के साथ राब्ते में है। और खबर जो इंटेलिजेंस जराया ने सामने रखी है और जो अभी दाखिला वजारत की नोटिफिकेशन भी जारी हुई है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक और जम्मू कश्मीरी नौजवान जो अफगानिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है, उसे इंतहाई मतलूब तरीन कमांड रूम की फहरिस्त में डाल दिया गया है। अहंगर का ताल्लुक श्रीनगर से बताया जा रहा है और 1974 इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 20 साल से एजाज अहंगर जो है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए कभी पाकिस्तान और कभी अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडरों के साथ बैठा और उनके साथ लगातार राब्ते में रहा है। और इस वक्त उन्हें हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट IS रिक्रूटमेंट सेल बराए हिंद बना दिया गया है और लगातार ऑनलाइन इंडिया सेंट्रिक जो प्रोपेगेंडा ISI की तरफ से चलाया जा रहा है मैगजीन के अंदर, उसको चलाने का काम भी इनको दे दिया गया है। इसी नोटिफिकेशन के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि अलकायदा के साथ राब्ते में आने के बाद उसने कई ग्लोबल टेररिस्ट यानी जो आलमी दहशतगर्द करार दिए गए हैं उनके साथ राब्ते में रहे, उनकी कई कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और उसके बाद ही उसे इस्लामिक स्टेट बराए हिंद के सरबराह के तौर पर नामजद किया गया है। एजाज अहमद अहंगर इलियास अबू उस्मान अल कश्मीरी जो अफगानिस्तान के अंदर है, उसे बाज़ाब्ता तौर पर उस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है जहां पर इंडिविजुअल टेररिस्ट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की मुख्तलिफ शिकों के तहत अब उसे भी बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है और एजाज अब मतलूबा कमांडर आ गया है। और ये मतलूबा कमांडरों की फहरिस्त जो है वो लगभग 49 चली गई है, 49 चली गई है, जिनमें सलाहुद्दीन और दीगर लोगों के नाम भी पहले से ही इस फहरिस्त के अंदर आए हैं। यानी एक और कश्मीरी जो अफगानिस्तान के अंदर है उस पर नकेल कसी गई है और हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उसे आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है, उसे मिलिटेंट करार दिया गया है, टेररिस्ट करार दिया गया है। अब आगे की कार्रवाइयाँ क्या होंगी उसका हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जब इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं तो उसके बाद कई और कार्रवाइयाँ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। फिलहाल बात जब NIA की हो रही है, बात अदालतों की हो रही है, बात इंतहा पसंदी की हो रही है, तो खबर जरा आपको दिल्ली की भी बताते चले, क्योंकि दिल्ली से एक और राहत मिली है कश्मीर के नौजवान को। उस कश्मीर के नौजवान को जो पेशे से फोटोग्राफर था और गुज़श्ता 1 साल से
वो कैदबंद की सोहबतों में था, क्योंकि एनआईए ने उन पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए थे और बाज़ाब्ता तौर पर उनका मुकदमा जो है वो दिल्ली कोर्ट में चल रहा था, जहां पर कल इस पूरे मामले पर रात देर गए बड़ा फैसला हुआ। एडिशनल सेशन जज शैलिंदर मलिक ने मोहम्मद मनान डार, जो पेशे से फोटोग्राफर है और मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ काम कर रहा है, फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट था, और एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और उनकी गिरफ्तारी उस वक्त की गई थी और उन पर यह इल्जाम था कि जनाब वो फोटोग्राफी का पैशन तो उसको है, लेकिन जर्नलिज्म का लेबल लेकर लगाकर वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फरोग देने में उन सरहद पार आकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, राब्ते में हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ सरगर्मियां कर रहे हैं। और हाइब्रिड काडर के तौर पर उन्हें पेश करने की कोशिश एनआईए की तरफ से की गई थी। ताहम लगातार मुदाखलत के बाद और एनआईए की लगातार दलीलों के बावजूद भी जज मौसूफ ने एनआईए की दलीलों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि जो दलीलें पेश की गई हैं उनका कोई भी ठोस शवाहिद सामने नहीं आ रहे हैं, और ठोस शवाहिद ना आने की बुनियाद पर एनआईए को यहाँ पर जो वो लगातार कह रहे हैं कि इन्हें बेल ना दी जाए, उसको नामंजूर किया जाता है। और कल रात देर गए दिल्ली कोर्ट ने मोहम्मद मनान डार, जो पेशे से सहाफ़ी फोटो जर्नलिस्ट है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो मिल चुकी है। डार अक्टूबर 22 सन 2021 से लगातार जेल के अंदर थे, क्योंकि एनआईए की तरफ से लगातार उन पर संगीन इल्जामात लगे थे और उन्हीं इल्जामों की पैरवी अदालत के अंदर हो रही थी। और अदालत ने, जहां पर कल जज शैलिंदर मलिक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद फोटो जर्नलिस्ट के नाम के लिए एक राहत दे दी कि फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनान डार, जो 22 अक्टूबर 2021 से जेल के अंदर है, उन्हें फिलहाल बेल पर रिलीज किया जाए उस केस से जो केस उनके ऊपर चल रहा था। तो ये थी दिल्ली से एक खबर। पहले हमने आपको बताया कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान के अंदर है, तो उस पर क्या कुछ दिल्ली हुकूमत की तरफ से किया गया, मरकजी हुकूमत ने क्या फैसला लिया है, और दूसरी बड़ी बात कि एक और नौजवान को दिल्ली की अदालत से राहत मिली है, और ये राहत एनआईए की अदालत ने कल रात देर गए डार को मिली है, जो पेशे से फोटो जर्नलिस्ट है और कई नामी गिरामी एजेंसीज के साथ काम कर चुका है। तो दिल्ली से एक बड़ी राहत मिली मोहम्मद मन्नान को, जो फोटो जर्नलिस्ट के बतौर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन एनआईए ने उसे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया और एक साल 4 महीने के आसपास जेल में रहने के बाद अब मोहम्मद मन्नान को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि एनआईए की जो दलीलें थीं उन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा इस तरह के मामले में गिरफ्तारी या कार्रवाई तब होनी चाहिए जब आपके पास सॉलिड और डायरेक्ट एविडेंस हो, उसके बाद ही इस तरह की गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोग जो इस तरह के पेशे में शामिल होते हैं। तो एनआईए को फटकार लगी और नतीजे में फोटो जर्नलिस्ट मन्नान डार को राहत मिली है। अब वो अपने काम पर लौट सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और वादी कश्मीर के मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। वादी कश्मीर में चिल्ले कलान और सबतरीन रात के बीच आम आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है, और हर गुजरते दिन के साथ आने वाला दिन मजीद सरतरीन और रात मजीद कोहरे में मजीद ठंड वाली रात होती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि यह सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर चल रहा है। पहलगाम से खबर यह मिली कि -9.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि इस मौसम की खराबी को देखते हुए या सर्दी में शिद्दत को देखते हुए महकमे तालीम की जानिब से जो सरमाई तातीलात की हद मुतय्यन की गई थी, तारीख मुतय्यन की गई थी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर तौसी कर दी गई है। ये खबर है विंटर वेकेशन में एक्सटेंड को लेकर के। साथ ही साथ महकमे मौसमियात की तरफ से पेशनगोई कर दी गई है और कहा गया है कि आने वाला 8 और 9 जनवरी बर्फबारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीद ऐसी तरह है बताई जा रही है कि बर्फबारी हो सकती है। तो वादी में 7 जनवरी तक शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा।
8 और 9 जनवरी को मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बालाई इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया है कि हल्की और दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और मौसम अब्र आलूद रहने का सिलसिला 7 तारीख से 14 तारीख तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि वादी में सियाहती मकाम पहलगाम सरतरीन जगह रही, जहां कम अज कम -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिला कुपवारा की बात करें तो वहां भी कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता सब 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। कस्बा काजीगुंड में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, -5.2 सेंटीग्रेड। और इसके साथ ही साथ आपको पता लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां कुछ ज्यादा ही है, वहां 18 और 19 मनफी डिग्री तक के दर्ज हरारत रिकॉर्ड की जा रही है। तो वादी कश्मीर के मुकाबले में लद्दाख और लेह करगिल में सूरत हाल और ही ज्यादा खराब है। अच्छा जी, इधर नॉर्थ इंडिया की जब आप बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी धुंध और कोहरे ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन कर दिया है, क्योंकि पंजाब से जब आप आगे चलेंगे तो सूरत हाल ये है कि ज़बरदस्त कोहरा रहता है, ज़बरदस्त ठंड रहती है, जिसकी वजह से आज भी कई एक्सीडेंटों की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। सीधे फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? रातें यकबस्ता है और ख़बर यह है कि अब पीने के पानी की भी कुछ इलाकों के अंदर किल्लत हो जाती है सुबह 12-1 बजे तक, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि झील का कुछ हिस्सा जो है वो मुंजमद हो रहा है। जब शहर का ये हाल है तो गांव देहात के अंदर तो मजीद सर्दी होती है। तो किस तरीके की जिंदगी इस वक्त चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? सर्दियों की बात कर दी है, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरीके से इनिशियल डेज में ही सर्दी देखने को मिली थी और जो पानी है वो जम जाता था, वैसे साफ जाहिर था कि जो विंटर इस बार होगा वो हार्श होगा। और बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जो सर्दी है वो बहुत ही ज्यादा है। चाहे सुबह की औकात की बात करें या शाम के औकात की बात करें, सर्दी बहुत ही ज्यादा है और जो लोग हैं वो भी अभी बिल्कुल मुश्किलातों से दो चार है, क्योंकि जो खासकर इस विंटर में जो पानी का मसला रहता है वो सुबह की औकात में जो पूरी तरीके से जो नल होते हैं वो मुंजमद होते हैं, पानी नहीं मिलता है और लोग मुश्किलातों से दो चार है। इस बीच जो है सर्दी बहुत ही ज्यादा है। हालांकि अगर दिन में धूप खिली रहती है, लेकिन सुबह और शाम के औकात में सर्दी ज्यादा रहती है और रात का जो टेम्परेचर वो लगातार गिर रहा है। और अगर आज की बात करें तो श्रीनगर में -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो कि सबसे जो माना जा रहा है कि सेकंड कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर में। इससे पहले 5.7 रिकॉर्ड किया गया था, तो आज जो है -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो माना जाता है सेकंड कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर के लिए है। तो आज भी अगर हम बात करें, जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनके जो किनारे वो जम गए थे, डल के किनारे जो है वो जम गए थे और वाटर टैप जो है वो भी जम गए थे। इस बीच अगर चिले कलान की बात करें तो चिले कलान अभी भी जारी है, तो अभी भी कुछ दिन इस पे वाक़। और इसके बाद जो है मजीद जो सर्दी के 20 दिन होते हैं, जिसे हम चिले खुर्द कहते हैं, छोटा चिले कलान कहते हैं, वो भी आने वाला है। ताहम उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी इस चिले कलान में रहती है, लेकिन सर्दी उसमें भी होती है। तो जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि फिलहाल जो है धूप खिली रहती है दिन में, उसकी वजह से जो है रात का टेम्परेचर मजीद गिर रहा है। तो ताहम महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है 8 तारीख तक जो है मौसम फिलहाल ऐसा ही रहेगा और दिन में धूप खिलेगी और रात में जो सर्दी होगी। ताहम 8 और 9 के दरमियान जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है प्लेन एरियाज में, और जो हायर रीच से वहां पे मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है। ये पहले ही पेशन गोई की गई थी। तो ताहम 8 तारीख तक जो है मौसम ऐसे ही रहने का इम्कान है। ताहम आम लोग जो इस वक्त पानी की वजह से मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि पानी सुबह के औकात में नहीं मिल रहा है, नल जमे होते हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी मुश्किलात है, सर्दी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि लोग सुबह सुबह उठते जाए कारोबार के लिए जाते तो पहले वहां पे आग जलानी पड़ती है, तो उसके बाद अपनी बॉडीज को वार्म किया जाता है। और इस बीच डॉक्टर्स की तरफ से, एक्सपर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी की गई है कि बुजुर्ग लोग जो है वो सुबह और शाम के औकात में जो है घरों से न निकले, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखा जा रहा है कि जो कोल्ड है, फीवर है या इसके साथ जो छाती के अमराज है वो लोगों में आम है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बारिशें होती है या बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं इन बीमारियों बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फैसल ज्वाइन करने के लिए। कि जो
खुश्क सर्दी है जिसे हम कह रहे हैं, इस खुश्क सर्दी की वजह से कई बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। छाती के अमराज में जो मुब्तला मरीज़ है वो और ज़्यादा परेशान होंगे। ये देख सकते हैं जी जो विजुअल्स हैं जी ये झील के हैं, किस तरीके से झील के हिस्से जो हैं वो मुंजमद हुए हैं, और इस मुंजमद हुए हिस्सों को देखने के लिए किस तरीके से सयाह जो इस वक्त वादी के अंदर मौजूद है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वो इसको देखना चाहते हैं। बहरहाल झील की खबर तो अपनी जगह, गाँव देहात में भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। उम्मीद करें कि बर्फबारी हो ताकि शिद्दत की सर्दी में थोड़ी सी कमी जो है वो वादी कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिले। इधर सूबा जम्मू की जब हम बात करते हैं तो आज मतला खुला हुआ है, यानी अबर आलूद बिल्कुल भी नहीं है। हल्की सी धूप सुबह ज़रूर निकली है, लेकिन ट्रेनों की आवाजाही मुसलसल मुतासिर हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के आसपास के इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा रात को रहता है, जिसकी वजह से जो सुबह अलसबा ट्रेनें आनी है वो डिले चल रही है, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम जो है वो फिलहाल मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जी एक और अहम और बड़े फैसले की, और ये फैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से लिया गया है। ये फैसला कब लिया गया? जब माई टाउन माई प्राइड इख्तिताम पजीर हुआ है, और माई टाउन माई प्राइड खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया का यह फैसला है कि अब जी जनाब हम एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुतारफ कराएंगे, यानी एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुतारफ कराएंगे, और जो कमेटियां, जो काउंसिल इसमें बेहतर कारकर्दगी करेंगी उन्हें एडिशनल असिस्टेंस मिलेगी जी, कम से कम 200 करोड़ रुपीस का, ताकि वो ये जो इंसेंटिव्स हैं और ये जो चीज़ें हैं सही तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा सके। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से नया इनिशिएटिव लिया गया है टाउनों को डेवलप करने के हवाले से, और इस बार जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया है वो एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अर्बन रिफॉर्म्स जो है वो ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सूबाई सतह से लेकर ज़िले सतह तक कमेटियों का तश्कील जो है वो दे दिया गया है, जहां हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मुतहरिक और फाल नज़र आ रहा है, वहीं पर ज़िला तरक्याती कमीशन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी इस पूरे मामले पर नज़र रखेंगे, और डिप्टी कमिश्नरों को कहा गया है कि वो नोडल ऑफिसरों को नॉमिनेट करे जो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि क्या पूरे सभी प्रोग्रामों की इम्प्लीमेंटेशन म्युनिसिपल और गैर म्युनिसिपल हदूद के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। मजीद ये क्या कुछ खबर है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और ये जो एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या कुछ है, ये इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, माई टाउन माई प्राइड को हमने देखा था, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हाथ में लिया जाएगा। क्या है खदुखाल इस प्रोग्राम का, किस तरीके से इंतजामिया मुतहरिक है इस प्रोग्राम को इन्वॉल्व करने के लिए? माई टाउन माई प्राइड का जो प्रोग्राम था उसमें ज्यादा तौर पर लोगों की जो ग्रीवेंसेस है उससे सुनी जाती थी, और कहां पर कामों को दुरुस्त करने की जरूरत थी उससे किया जाता था। उसमें हायर ऑप्शंस आते थे और फिर आवाम के जो मसाइल है वो सुनते थे, और ज्यादातर उसमें एक पब्लिक दरबार की तरह जो काम होता था। लेकिन जो ये एस्पिरेशनल प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से टाउन्स के अंदर या टाउनशिप्स के जितने भी कस्बा जाते हैं वहां पर शुरू किया जा रहा है, इससे 2-3 चीजें जो हमने अक्स की है वो हो सकती है। एक, ऐसे टाउन्स के अंदर कैसे तेज तक तरक्की हो जाए, और साथ ही साथ इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो ये है कि कैसे हम इन टाउन्स के अंदर काम की रफ्तार को एसेस करें, एनालाइज करें, और साथ साथ जो इन म्युनिसिपैलिटीज का या म्युनिसिपल काउंसिल्स का जो दायरा है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस को जांचने की कोशिश की जाए। ये अहम पैरामीटर जो है इस के दायरे के अंदर रखा गया है। न सिर्फ इतना बल्कि इसमें अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अलावा या जो एक मुंतखबा बॉडी बनी हुई है उनके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स के रोल को भी यहां पर सराहा गया है। और इस हवाले से जो जिला तरक्याती कमिश्नर्स होंगे वो बिल्कुल एचओडी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, और जितने भी टाउन प्लान्स होंगे उनकी कन्वर्जेंस के लिए जो स्कीमें हैं उसको कैसे तेज तर रफ्तार से इंप्लीमेंट किया जाएगा और अवाम तक उसका फायदा पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स का रोल भी इसमें यहां पर जाहिर किया गया है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स को
इसी ऑर्डर के जरिए ये भी हिदायत दिए गए हैं कि वो इन म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इसके अंदर जो प्लान्स हैं या जो स्कीमें हैं या ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर जो है उसको भी मुकर्रर करें। कुल मिलाकर जो म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि ये जो स्कीम है इसका 1 साल के बाद एक जो है फिर सॉर्ट ऑफ इसका एसेस किया जाएगा। फिर जिस म्यूनिसिपैलिटी ने अच्छा काम किया होगा, ने इसमें परफॉर्म किया होगा, उनको इसी स्कीम के तहत एडिशनल फंड्स भी, एडिशनल ग्रांट्स भी दिए जाएंगे और वो उनको न सिर्फ एक इनाम दिया जाएगा बल्कि उन्हें अपने हदूद के अंदर काम को अंजाम देने में मजीद जो है वसअत मिलेगी और मजीद ताकत मिलेगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। अब बाकी इसमें इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो जाएगी, क्या जो सरकार का ख्वाब है, जो सरकार का ड्रीम है, क्या वो मिनो अन इम्प्लीमेंट हो जाएगा या साबिका जो स्कीमें हैं उनकी तरह इसका हाल बनता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी तफसीलात फराम करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से वादी कश्मीर के जंगलात से जो जानवर होते हैं, खूंखार जानवर, जिसकी वजह से कश्मीर के मासूम बच्चे समेत बुजुर्ग को भी निशाना बनना पड़ता है। 2022 में खास तौर से सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो वहाँ की क्या रिपोर्ट रही है, बाज़ाब्ता तौर पर आदाद और शुमार अब सामने आ चुके हैं। खबर यह है कि करीब करीब 131 वाक़यात पेश आए हैं सेंट्रल कश्मीर में 2022 के अंदर, जिसमें 15 लोग जख्मी हुए हैं। यानी जानवरों के हमले में, जंगली जानवरों के हमले में 15 लोग के जख्मी होने की रिपोर्ट मिली। 79 यानी 80 में एक कम 79 जानवर जो जंगली जानवर हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये इत्तला दी गई है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में कितने लोग 2022 के अंदर जख्मी हुए, कितने जानवरों को रेस्क्यू किया गया, कितने बार हमला हुआ, इसकी तफसीलात फिलहाल नहीं दी गई है। मुमकिन है कि आज शाम तक के या बहुत जल्द आ जाए, लेकिन अभी तक के जो खबर मिल पाई है उसके मुताबिक वाइल्ड लाइफ सेंट्रल डिवीज़न ने बस श्रीनगर में जो तफसीलात दी है उसका कहना है कि 131 वाक़यात जो इंसानों पर जानवरों के हमले को लेकर के सेंट्रल कश्मीर में रिकॉर्ड हुए हैं 2022 के अंदर। उसमें 79 जानवरों को ये रेस्क्यू कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है और उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसके मखसूस जगह पर रख दिया गया है। लेकिन वहीं साथ ही साथ 15 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि सेंट्रल कश्मीर में एक भी शख्स की जान जंगली जानवरों ने नहीं ली या इसके हमले में नहीं गई है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो महकमा जंगलात के लिए है वो ये है कि जो जंगली भालू होते हैं उससे जो मौका पाते ही आम शहरी पर जो अपने घरों से बाहर हो निकलते हैं, रात देर रात सुबह किसी भी वक्त हमला कर देते हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मौसम बदलते ही ये जंगली भालू बाज़ाब्ता तौर पर आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं और इस तरह से वो निशाना बनाते हैं। तो ये जो एक साल में 131 के वाक़यात पेश आए हैं, एक साल में अगर 130 से ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं तो फिर अपने आप में भी सूरत हाल ख़राब बनती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ एक एरिए की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की ये तादाद है जिसमें 79 जानवरों को पकड़ा गया है, उसे कैद किया गया है। 15 से 16 लोगों के इसमें ज़ख्मी होने की खबर भी मिली और इस तरह से 131 के वाक़यात जब पेश आते हैं तो फिर मामला संगीन मालूम पड़ता है। जनाब, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जरा एक और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो 2 दिन से लगातार जारी था, लेकिन अब खबर का असर भी देखने को मिला है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर तलबा के जो प्रोफाइलिंग का ऑर्डर जारी कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसे विड्रॉ कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ किया जी प्रोफाइलिंग सर्कुलर जो जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए जारी कर दिया गया था, क्योंकि तलबा तो अपनी जगह से एहतजाज कर ही रहे थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सवाल या निशान उठाया गया था, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस ऑर्डर को जिसमें जम्मू कश्मीर के तलबा की निजी जानकारियां साझा करने की बात कही गई थी उसे फिलहाल वापस ले लिया है। असिस्टेंट कंट्रोलर एडमिशन
फैसल वारसी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि जो ऑर्डर चंद दिन पहले जारी किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें तमाम शोबाजात के सरबराहान को जम्मू कश्मीर के तलबा की फ़हरिस्त देने की बात कही गई थी, उस ऑर्डर को फिलहाल विड्रॉ कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल किसी तरीके की भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो न किसी को शेयर की जाएगी और ना ही तलबा से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। याद रखिएगा कि चंद दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दो ग्रोहों के बीच तसादुम आराई हुई थी, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए थे। इन्हीं एहतजाजी मुजाहिरों और दीगर मामलात के बीच खबर यह भी आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के तलबा की प्रोफाइलिंग कर रही है, क्योंकि पुलिस इंतजामिया की तरफ से उन्हें इस पूरे मामले में जल्दी करने की बात कही गई थी। ताहम रात देर गए, अब जो नया ऑर्डर जारी किया गया है उस नए ऑर्डर के मुताबिक फैसल वारसी जो असिस्टेंट कंट्रोलर एडमिशंस हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऑर्डर को रिवोक किया गया है, विड्रॉ किया गया है और किसी तरीके से किसी शख्स को भी भारतीय को जो है वो किसी तरीके से कोई नए सिरे से अपनी तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी होगी। और इस तरीके से 2 दिन से जारी विवाद, 2 दिन से जारी हंगामा आराई अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चीन की चाल और चीन के नापाक अज़ाइम पर हिंदुस्तान किस तरह से तैयारी कर रहा है। उस हवाले से आपको अपडेट कर दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री में या वजारत दफा में अब एक बड़ा मंसूबा तैयार हुआ है, बड़ा खाका तैयार हुआ है और ये खाका सिर्फ और चीन की चाल पर भारतीय मंसूबाबंदी की तस्वीर साफ करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नियोम एयरफील्ड को 2 साल के अंदर पूरी तरह से एक्टिव करने का प्लान बना लिया गया है और खाका तैयार कर लिया गया है। खबर यह है कि फुल फ्लेज बेस के लिए लद्दाख में जो वाक़ है नियोम एयरफील्ड, इस पर काम शुरू हो गया है और 2 साल के अंदर में पूरी तरह से इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। वजारत दिफा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अरुणाचल के रंगरीक में नए एयरफील्ड की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी अरुणाचल में भी गुज़श्ता दिनों जिस तरह से तनाज़ा हुआ था, तसादुम आराई हुई थी LAC पर हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान, उसके बाद इस एरिया में भी यानी सरहदी इलाका जो अरुणाचल का चीन के साथ जुड़ता है, उन इलाकों में भी हिंदुस्तान ने या वजारत दिफा ने बहुत ही संजीदगी के साथ नई कोशिशें शुरू कर दी हैं और अच्छी कोशिश ये है कि अपने दफा के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए इस तरह के एयरफील्ड और एयरबेस की तैयारी को लेकर के होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री काफी संजीदा नजर आ रही है। खबर यह है कि अब होम मिनिस्ट्री की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 2 मकामात पर, एक लद्दाख में जो नियोम एयरफील्ड है उसको 2 साल के अंदर अंदर फुल फ्लेज बेस की शक्ल में तैयार कर देने का हुक्म हुआ है और इस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरा हिमाचल के रंगरीक में न्यू एयरफील्ड को लेकर के अप्रूवल मिल गया है और इस तरह से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको नई जिम्मेदारी मिल गई है अरुणाचल और लद्दाख में और इस दोनों प्रोजेक्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर काम करने के लिए उन्हें 214 करोड़ के बजट का भी तयन कर दिया गया है, जिसमें नियोम के लिए ये 214 करोड़ है और उधर अगर 13,700 फीट की ऊंचाई पर ले लद्दाख में जो ये एयरफील्ड है उसको फुल फ्लेज करने के लिए 180 किलोमीटर ये ईस्ट है, लद्दाख का ईस्ट वाला हिस्सा है जहां पर ये एयरबेस है। इसको अब पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए हुक्मनामा जारी हो गया है और 2 साल की मुद्दत मुतय्यन की गई है कि इस टाइम पीरियड में आपको इसे एक्टिव करना है, यानी BRO को ये जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से दूसरी जानिब हिमाचल में भी करीब यही सूरत हाल है और वहां भी एयरफील्ड को लेकर के काम शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री से 2 अहम अप्रूवल निकल कर आए हैं। पहला अप्रूवल है नियोम एयरफील्ड जो लद्दाख में है, 2 साल के अंदर इसको पूरी तरह से फुल फ्लेज बेस की शक्ल में तैयार कर देना है और दूसरा है हिमाचल के रंगरीक में जहां पर नया एयरफील्ड कायम होने जा रहा है। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जरा अब आपको एक और अहम और बड़ी खबर से भी बाखबर करें। हज 2023 के हवाले से पॉलिसी और मनसूबा साजी के हवाले से गुफ्तगू पिछले कई दिनों से हम सुन रहे थे, लेकिन खबर यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने नई पॉलिसी को लाने में फिलहाल नाकाम हुई है और हज पॉलिसी के बगैर
लोगों की दरख्वास्तें जमा नहीं हो सकती हैं। यानी जब तक हमारे पास एक हज पॉलिसी ना हो नेशनल हुकूमत पर, तब तक आप दरख्वास्तें ही जमा नहीं कर सकते हैं। और खबर यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी तक भी अपनी नई पॉलिसी जो है वो सामने नहीं रखी है। हज 2023 के हवाले से हज कमेटी जो है वो फिलहाल विदाउट पॉलिसी काम कर रही है। और जब बिना पॉलिसी के काम कर रही है तो जो विंडो खोल देना था जनाब दरख्वास्तें जमा करवाने और दीगर चीजों के हवाले से, वो अभी तक नहीं हो पाया है। आमतौर से जो तरीका है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की हर पॉलिसी बनती है हर 5 साल के लिए। 2018 में पॉलिसी बनी थी और 2022 में ये पॉलिसी एक्सपायर कर गई। या तो इस पॉलिसी को लेकर के इसमें तौसी करने का ऐलान किया जाता या फिर नई पॉलिसी लाई जाती। चूंकि मिनिस्ट्री चेंज हुई है और मुख्तार अब्बास नकवी से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर छीन लिया, खत्म हुआ, और उसके बाद स्मृति ईरानी को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो स्मृति ईरानी सिर्फ मानव छीनने में लगी हुई है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेकर के अभी तक के किसी भी तरह से ना ही कमेटी की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और ना ही हुकूमत की जानिब से, वजारत की जानिब से। चूंकि वक्त धीरे धीरे करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आमतौर से साबका रिवायतों को देखें तो पहली तारीख से ही हज कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्म जमा करने का, आज़मीन हज का फॉर्म जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कट्टी, जो बीजेपी के रहनुमा हैं, 24 दिसंबर को उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था जिसमें कहा था कि 1 जनवरी से आज़मीन हज अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी से जब आज़मीन हज ने अपना फॉर्म जमा कराने के लिए रियासती हज कमेटी के पास पहुंचे तो वहां पता चला कि हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है और जब तक कि पॉलिसी नहीं आएगी तब तक के हम हज का फॉर्म नहीं जमा कर सकते। यानी 2023 के हज को लेकर के अभी तक के कोई सुबुगाहट, कोई तैयारी नहीं है, सिवाय ये कि आज़मीन हज को परेशान किया जा रहा है। 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर अब 5 से 6 महीने रह गए हैं आज़मीन हज को, हज के लिए जाने में सिर्फ 5 से 6 महीने की मुद्दत रह गई है। लेकिन उससे पहले चूंकि एक नई पॉलिसी आएगी, नया तरीका होगा या फिर पुराने तरीके से करना होगा, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। कई किस्तों में पैसे जमा करने होते हैं, फिर टीके और बहुत सारी चीजें, लवाजमात वगैरह होती हैं, काफी वक्त लगता है और तैयारियों में भी काफी वक्त लगता है। लेकिन आज़मीन हज को परेशान करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया की संजीदगी का मुजाहरा यह है कि आज 5 तारीख है, हालांकि 24 दिसंबर को ही हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा था कि आप 1 तारीख से फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन 5 तारीख है, रियासती हज कमेटी के पास जाइए तो कहते हैं हमारे पास कोई हज पॉलिसी अभी बन के नहीं आई है, इसलिए हम आपकी दरखास्त को नहीं ले सकते हैं। ये है हज कमेटी ऑफ इंडिया की सच्चाई और माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री की भी हकीकत। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ मजीद अहम खबरों से आपको बाखबर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम और बड़े केस की सुनवाई होनी है। हजारों लोगों के मुकद्दर का फैसला होना है। बताएंगे डिटेल के साथ, बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि उसके फौरन बाद आपकी फोन कॉल्स का सिलसिला भी चलेगा। वक्त हो रहा है 9:30 बजे का, छोटा सा ब्रेक।